हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, वेरी वार्म वेलकम। 5 मार्च है दिन आज का, सुबह के 7 बजे हैं और हम आपके सामने पेश हैं 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स लेकर के। आइए शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द एनर्जी। यहीं से आती है हमारी सारी ऊर्जा, जो है ये है हमारी ऊर्जा का स्रोत। एंड ये रहे हमारे टॉपर्स, क्या बात है। मुस्कान, फिर से आप मुस्कुराते हुए सबसे ऊपर आ चुकी हैं। सुजैन सैफी, क्या बात है, शाबाश दोस्त। भूमि, सांतिक एंड विवेक सिंह, वेल डन गाइस। ये करंट अफेयर्स टेस्ट का रिजल्ट है, जो कि रोजाना एप्लीकेशन के ऊपर फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट होता है। यहां पर मिलेगा आपको ये टेस्ट, ठीक। आओ देखो, तो शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो अभी आप ये किताब नहीं ऑर्डर करेंगे, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो इसको आप एक हफ्ते बाद, जब मैं आपको बोलूंगा तब ऑर्डर करिएगा, ठीक है। आइएगा। तो देखिएगा, अंग्रेजी जो है, पहली न्यूज आ रही है। यूएस में, आपको पता है यूएस को आज़ाद हुए तकरीबन 250 साल हो रहे हैं अब। तो 1787 में कहते हैं यूएस जो आज़ाद हुआ, 1787 में आज़ाद हुआ। तो मोटा मोटा 250 साल हो गए इनको आज़ाद हुए हुए। और फिलाडेल्फिया कन्वेंशन एक हुआ था, तब उन्होंने संविधान लिखा था उन्होंने अपना। 250 सालों में आप विश्वास मानेंगे, यूएस में एक भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी अभी तक की। अंग्रेजी यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ होता है आधिकारिक भाषा। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी आप पत्राचार करेंगे, जो भी आप ऑफिशियल पत्राचार करेंगे, माने आप जो भी पत्र लेखन करेंगे, माने आपको एप्लीकेशन भेजनी है, आपको कोई रिक्वेस्ट डालनी है, आपको जनता के लिए कोई चीज आपको रिलीज करनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन, तो वो क्या होता था, वो आपको उन ऑफिशियल लैंग्वेज में करेंगे तभी मान्य होगा। तो हालांकि यूएस में आज तक कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। अब जब से अभी नए ट्रम्प साहब आए हैं, ये नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने अब लागू कर दिया है कि अब से अंग्रेजी जो है ये यूएस की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा मानी जाएगी। तो अब ये एक बड़ी चीज हो गई है। तो क्योंकि अब 250 साल में ये इवेंट पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको ये एग्जाम में भी खूब आराम से मिलेगा ये। अच्छा, अंग्रेजी की बात करें तो ये 1.5 बिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है पूरी दुनिया में। 1.52 बिलियन यानी 152 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरी दुनिया में। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है ये। आइएगा, फिर बात करते हैं। अगर आप देखेंगे अंग्रेजी कहाँ कहाँ की आधिकारिक भाषा है, तो ब्रिटेन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सिंगापुर की बात करें तो ये भाषाएं, सिंगापुर में भी तमिल बोली जाती है, सोचिए। भारत की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये भारत की, इंग्लिश और हिंदी। फिर बात करते हैं इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आप लोग पक्का से गलत भी करेंगे आंसर वो वाला, तब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस एक बहुत ही ज्यादा सुंदर आइलैंड है, मतलब कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। अगर आपको धरती के ऊपर स्वर्ग देखना है ना, तो ठीक है, कश्मीर वगैरह तो किताबों में देखा है और सब ठीक है, लेकिन एक बार जरा मेरे कहने पर एक बार फिलीपींस देखिएगा। और स्पेशली मैं आपको बोलता हूँ राजा अंपट आइलैंड्स। ठीक, मेरे वीडियो को खत्म होने के बाद आज का होमवर्क यही है, थोड़ा सा दुनिया देखो यार, दुनिया कैसी है, दुनिया कितनी सुंदर है। तो आपको ना ये रेगुलर जो एक जो कट रही है, बस जी रहे हैं, पैदा हुए तो जीते चले जा रहे हैं, ये आपके दिमाग से ही चला जाएगा जब आप ये देखेंगे कि दुनिया में कितना कुछ है और हम अपने आप को कितने छोटे में समेट करके रखते हैं हम अपने आप को। राजा अंपट आइलैंड, RAJA राजा स्पेस अम्पट, AMPAT, मेरे साथ बोलते बोलते टाइप मत करना, ये वीडियो पूरा खत्म होने के बाद देखना जा करके, ठीक है। पता चला वीडियो छोड़ के चले गए वहां पर। राजा अम्पट आइलैंड्स फिलीपींस के ही है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, तो दिस टैगलॉग इंग्लिश, देन ऑस्ट्रेलिया की है इंग्लिश, देन न्यूजीलैंड की भी इंग्लिश, कनाडा की फ्रेंच और इंग्लिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये सारी। तो काफी सारे देशों की है, लेकिन यूएस में अब हुई है जाकर के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा, फिर देखिएगा, IRFC और IRCTC जो है, इनको नवरत्न स्टेटस मिल गया है। तो IRCTC क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर तकरीबन 7 से 9 कंपनीज आती हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है IRCTC और दूसरी है IRFC। IRCTC का नाम तो आपने सुना होगा, आपने टिकट भी बुक कराए होंगे। तो IRCTC क्या करती है, एक तो आपको टिकटिंग पूरा प्लेटफॉर्म देती है जिससे आप रिजर्वेशन करा लेते हो ऑनलाइन पूरा। दूसरा क्या करती है, जितना भी ट्रेन में खाने का डिपार्टमेंट है, केटरिंग जितनी भी होती है, वो IRCTC देखती है। फिर आपने एक पानी का पिया होगा, स्टेशन में मिलता है रेल नीर, पिया है, 15 रुपए की बोतल आती है रेल नीर की। तो वो जो रेल नीर बोतल है ना, वो भी यही कंपनी बनाती है, IRCTC बनाती है इसको। तो आपको पता है कितना इससे रेवेन्यू होता है भाई साहब, 4,500 करोड़ रुपए कमाती है एक साल में, जिसमें से 1100 करोड़ प्रॉफिट है। दैट्स अ गुड थिंग। रेलवे की, मतलब सरकारी कंपनी प्रॉफिट में होना, ये बड़ी बात है। तो IRCTC जो है 1100 करोड़ का साल का प्रॉफिट करती है। इसके बाद आपको बताता हूँ दूसरी कंपनी है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक्स्ट्रा बजटरी नीड्स के लिए होती है। अब सर ये क्या है, देखिए,
होता क्या है कि केंद्र सरकार जो है ये अपने सालाना बजट जो लाती है उसमें मान लीजिए रेलवे के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट को निर्धारित किया, फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़। लेकिन मान लीजिए कि रेलवे को 50,000 करोड़ से और ज्यादा पैसा चाहिए, कि रेलवे को 60,000 70,000 करोड़ चाहिए, तो लेकिन इसको तो 50,000 करोड़ ही मिला। तो इसके लिए क्या होता है, रेलवे ने अपनी एक अलग से कंपनी बना ली है, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इंडियन रेलवे बोलता है अपनी उस कंपनी को कि भाई फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मुझे इस साल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, अब लेके आओ कहीं से। तो ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है, ये वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के पास में जाता है, या ये इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के लोन उठाता है। ये लोन उठा करके ये वहां से पैसा रेलवे को देता है, फिर रेलवे इसका लोन वापस करता है, तो ये पैसा उन लोगों को वापस कर देता है। तो ये फाइनेंस मैनेज करने का काम करता है। इसका भी रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 26,000 करोड़ इसका, आज मैंने नोट्स में ये नंबर डाले हुए हैं, 26,000 करोड़ है इसका रेवेन्यू, और तकरीबन 3-4 हजार करोड़ का प्रॉफिट है एक साल का। IRFC है ये, ठीक है। तो दो हमारे पास नवरत्न कंपनीज कौन सी आ गई, हमारे पास IRFC और IRCTC। आज का होमवर्क सुनिएगा। आज आपको होमवर्क में मुझे बताना है भारत में कितनी नवरत्न कंपनीज हैं, कितनी महारत्न कंपनीज हैं और कितनी मिनी रत्न कंपनीज हैं, ठीक है। आओ आगे आते हैं। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि सर नवरत्न स्टेटस मिलने से क्या हो गया, देखिए साहब, होता क्या है कि जब तक आपके पास में ऐसा स्टेटस नहीं है, तो मान लीजिए अब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो उसके लिए क्या है, अब आपकी फाइल्स आप मंत्रालय जाएगी, मंत्रालय में फिर मंत्री जी देखेंगे, फिर वो साइन होगी तब आएगी, तो आपको लाल फीताशाही, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नवरत्न होते हैं तो आपको फ्रीडम मिल जाता है कि 5,000 करोड़ तक की या 10,000 करोड़ तक के डिसीजन आप अपने आप ले सकते हैं। ऐसे ही जब आप महारत्न बन जाते हैं तो महारत्न में आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है कि आपको फॉरेन में भी कोई ऑफिस खोलना है तो आपको सरकार से नहीं पूछना, आप अपने आप ही, आप इस काबिल हैं, आप अपने आप ही पूरा सब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां पर क्या इन्वेस्ट करना है, किस कंट्री में कितना क्या इन्वेस्ट करना है, ये सब महारत्न कंपनी अपने आप कर सकती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न, नवरत्न से महारत्न जाती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 6,000 करोड़ का प्रॉफिट है भाई साहब IRFC का। अच्छा, फिर देखिएगा 6,300 डॉल्फिन्स पाई गई हैं। पहला सर्वे हुआ था डॉल्फिन का। तो ये कहानी क्या है, 15 अगस्त 2020 मोदी जी जब एक भाषण दे रहे थे, 15 अगस्त को लाल किले से देते हैं वो, तो जब वो भाषण दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत उन्होंने बोला कि अब हम पहली बार डॉल्फिन, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, माने संकटग्रस्त है और इसकी ये लुप्त भी हो सकती है, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो पहली बार हम इसका सर्वे करेंगे कि आखिरकार देश में कितनी डॉल्फिन है। तो पाया यह गया कि तकरीबन 6300, 6,300 के आसपास डॉल्फिन भारत में है। इसमें से भी सबसे ज्यादा डॉल्फिन पता है कौन से राज्य में है? ये इस बार एग्जाम में इस बार सवाल आएगा कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन बताइए कौन से राज्य में है, क्योंकि ये पहला सर्वे है डॉल्फिन का। उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है, इस सर्वे में ये निकल के आया है। और अब इसके तहत अब जब नंबर्स आ गए, टोटल 6,324 डॉल्फिन है, अब इनको बढ़ाने की कवायद करी जाएगी, कैसे हम इन डॉल्फिन को बढ़ा सकते हैं, ये है पूरी कहानी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहां पर है? बिहार में। आइए, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर असम में, ऐसे करके है। फिर देखेंगे रिपोर्ट आया है रोल ऑफ महिलाओं का, इंडिया के फाइनेंशियल डेवलपमेंट में महिलाओं की क्या भूमिका है, इसके ऊपर एक सर्वे करा गया था। तो 2023 में भी करा गया था, 2024 में भी करा गया था। अब ये सर्वे आया है, तो इसको सर्वे को किसने पब्लिश किया है? ट्रांस यूनियन सिबिल। सिबिल वो संस्था है जो ट्रैक करती है पैसे को, कि किसने कितना लोन लिया, किसने लोन लिया लेकिन कभी वापस नहीं किया, इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं, ये सिबिल जो है, ट्रांस यूनियन सिबिल, इसको करती है। देन नीति आयोग का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और माइक्रोसेव कंसल्टिंग, इन लोगों ने करा है। टाइटल क्या है? फ्रॉम बोरोवर्स टू क्रिएटर्स, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन फाइनेंशियल डेवलपमेंट स्टोरी। यानी कि उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक, बड़ा प्यारा थीम दी है। ये लाइन बड़ी प्यारी है, उधार लेने वालों से निर्माण करने वालों तक महिलाओं का पूरा ग्रोथ दिखाया हुआ है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, इस रिपोर्ट में खासियत क्या है, इसमें बताया गया है कि पहले कैसे 2023 की तुलना में 2024 में और ज्यादा महिलाएं अपने पैसे को अपने आप देख रही हैं, सेल्फ मॉनिटर कर रही हैं कि उनके सेविंग्स में कितना पैसा है, उनके एफडी में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाएं अपने पैसों को लेकर के थोड़ा जागरूक हो रही हैं। ये सब लिखा हुआ है। फिर लिखा है इस रिपोर्ट में कि जो गांव की महिलाएं हैं, उनके इंप्रूव होने की दर और ज्यादा तेज है रादर शहरी महिलाओं से। गांव की महिलाएं पिछले साल की तुलना में 48% महिलाएं जो हैं, ये अपने फंड को मॉनिटर कर रही हैं, उनके पास कितना पैसा पोस्ट ऑफिस में है, कितना पैसा एफडी में है, ये सब। जबकि शहर में 30% महिलाएं जो हैं, 30% महिलाएं इंप्रूव हुई हैं जो अपने पैसे को मॉनिटर कर रही हैं। मॉनिटर मतलब चेक करना कहाँ कितना पैसा है, इसका ध्यान रखना। तो ये है, तो मतलब गांव की महिलाओं का जो इंप्रूवमेंट दर है वो फास्ट है रादर दैन शहर की महिलाओं से। ये पूरी रिपोर्ट है ये, ठीक।
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्जाम कोई भी ऐसा है जो आप बैंकिंग वाला कोई एग्जाम दे रहे हो या आपका एग्जाम ऐसा है जो फेब और मार्च में लगा हुआ है, तो ऐसी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है जो बिल्कुल लेटेस्ट आई होती है। अन्यथा अगर थोड़ा लेट है अप्रैल मई जून, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़, ठीक है। फिर देखिएगा डिजिटल लाइब्रेरी, ये यूपी के हर ग्राम पंचायत में स्थापित होगी। तो इसमें क्या है, तो इसमें योगी जी ने बोला है कि 22,700 पंचायतों को बोला है। आपको पता है, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने गांव होंगे? पता है कितने गांव हैं उत्तर प्रदेश में? सुन के हैरान हो जाएंगे भाई साहब। उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं। 92,000 गांव हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, सोचिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 22,700 पंचायतों को बोला गया है कि आप लोग सब लोग अपने वहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। और डिजिटल लाइब्रेरी में आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने एक स्पेस देख लिया, आपने एक वहाँ कमरा बनवाया बड़ा सा, उसमें आप कंप्यूटर्स रखेंगे, इंटरनेट कनेक्शन होगा वहाँ पर। इसमें जितने भी आपके ई बुक्स होती हैं, जो सरकार की एनसीईआरटी वाली ई बुक्स हैं, जो सरकार के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो सब वहाँ पर होंगे, ताकि गाँव गाँव तक में बच्चा जो है वो इसको सीख पाए। फिर अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के ऐसे डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाएंगे गांव में, ताकि अगर किसी कभी कम्युनिटी शिक्षा देनी है बच्चों को, मान लो कई सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है, तो वो सब इस प्रकार के बोर्ड्स के ऊपर दी जा सके। ये है, इसी को शुरुआत करा जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी मिशन आ रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए कितना बढ़िया, इसका आइकन कितना बढ़िया बनाया हुआ है। लैपटॉप है, उसके अंदर उसकी स्क्रीन पे ही पूरी लाइब्रेरी बना दी है, तो ये दर्शा रहा है डिजिटल लाइब्रेरी, राइट। अच्छा, चलिए, तो कहा 22,700 ग्राम पंचायत में, पहले चरण में 22,700 ग्राम पंचायत में ये कराया जा रहा है। फिर देखिएगा जन औषधि वीक 2025। देखिए जन औषधि का अर्थ समझिए क्या होता है। तो हर साल हम लोग ना 7 मार्च को जन औषधि डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हम 1 से 7 मार्च तक जन औषधि वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन औषधि का मतलब होता है दोस्त, जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन का अर्थ क्या होता है? जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ती मेडिसिन होती है। देखिए होता ये है, सिंपल सी बात समझिएगा। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल फाइजर हो गया या सैनोफी हो गया, या कोई भी आप कंपनी ले लो, जो भी फार्मा की कंपनी होती है, बड़ी कंपनी। देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं एक ड्रग को विकसित करने में। अब क्योंकि इनके हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए होते हैं, तो और प्लस देखो होता क्या है, प्लस आगे भी इन्हें पता नहीं होता है कि यार अगला जो दवाई हम विकसित करेंगे ना, उसमें और कितने हजारों करोड़ खर्च होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी दवाइयों को महंगा बेचते हैं। अब देखिए ये बात जायज भी और नाजायज भी है, दोनों तरीकों से। देखो समझो, एक इंसान ने ना अपने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए ह्यूमैनिटी के लिए एक ड्रग ढूंढने में। अब उसने ढूंढा है, अब उसका जितना 2-4 साल 10 साल में उसने साइंटिस्ट को पैसा देता रहा, उनको रिसर्च फंड करता रहा, अब जाके एक दवाई बनी। तो वो सोचेगा यार इस दवाई से ही मैं उनका भी पूरा पिछला वाला भी पैसा निकालूंगा, साथ में यार मैं आगे भी इसी प्रकार की दवाइयां फंड करूंगा, तो उसका भी पैसा मुझे निकालना है। तो जो दवाई की लागत अगर देखोगे तो मुश्किल से 10 रुपए की होगी, लेकिन वो दवाई की जो कीमत होगी वो रखी जाएगी लगभग 2,000 रुपए, मान लो। अब 2,000 रुपए रखी गई, कीमत एक्चुअल में 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए की होगी, लेकिन अब उस कीमत में वो कीमत खाली वो कीमत नहीं कि दवाई की कीमत कितनी है, अरे इसमें तो जरा सा माल पड़ा हुआ है, इतने का माल है ये। बट वो 10 साल या 5 साल से वो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उनको हर महीने सैलरी दी जा रही थी, उनके लिए जितनी भी उनको रिसर्च करनी थी। पता चला कभी फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, कभी कहीं और ट्रिप पे जा रहे हैं, कभी जंगलों में जा रहे हैं रिसर्च करने, तो उस रिसर्च का सबका पैसा गया है, वो सब उसी से वसूलना होता है। तो वो करते क्या है, वो 50 रुपए की गोली हो जाती है 2,000 रुपए की। उनकी ये बात जायज़ है और ये बात सच भी है। लेकिन अब जो गरीब कंट्रीज़ होती हैं, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब जगहों पे क्या है, हम ये कहते हैं कि भाई तुम यार ये तो लूट है, 50 की बात 200। भाई हमारे लिए इसलिए ये बात कहना सही है क्योंकि हमारे लिए वो हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़रूरी मेडिसिन है। हम नहीं खाएँगे तो हमें समस्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने एक जुगाड़ बनाया, हमने कहा देखो भाई ऐसा है, तुमने तो मेहनत करके सब बना लिया है ना, हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे माल को छाप लेते हैं, मतलब हम तुम्हारे माल की कॉपी कर लेते हैं। अब तो तुमने पूरा रिसर्च करके बनाया है कि यार इसमें क्या-क्या सामान पड़ता है और कैसे ये जादुई जो मेडिसिन है उसको बनाया जा सकता है। अब तो तुमने बना लिया ना, हम इसको रिवर्स इंजीनियर कर देंगे। मतलब हम अपने साइंटिस्ट को देंगे, हम कहेंगे देखो इसमें क्या-क्या मसाले पड़े हैं, क्या-क्या सॉल्ट पड़े हैं, अच्छा ये सॉल्ट पड़े हैं, फिर ये किस अनुपात में पड़े हैं, अच्छा इस अनुपात में पड़े हैं, चलो हमें पता चल गया ये ड्रग कैसे बनाते हैं। तो हमने उठा करके हमने उसको, अब हम उस ड्रग को 50 रुपए में बनाना शुरू कर देंगे और मार्केट में 200-250 में बेच देंगे। अब ये क्या हुई, जेनेरिक मेडिसिन जो वैसे तो 2,000 की मिल रही थी, लेकिन हमने उसे एक प्रकार के, देखो ये पायरेसी है, लेकिन ये पायरेसी थोड़ा जरूरी पायरेसी हो जाती है, तो हमारा ये जस्टिफाइड है। तो यही होता है जेनेरिक मेडिसिन। तो ये क्या है, 7 मार्च को, 7th ऑफ मार्च को ये दिन मनाते हैं। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जनऔषधि वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। समझ गए ना जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, ठीक। अच्छा, तो ये थी पूरी कहानी। टेलीग्राम ये देखिए, ये है हमारा, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें पीडीएफ टेस्ट ये सब इसमें मिलता है। अब देखो, अब आते हैं सवाल, बताइए कौन सी लैंग्वेज हाल ही में अभी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा? अंग्रेजी को किया गया है। फिर बात करेंगे अभी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी इंडियन यूनियन की? इंग्लिश, हिंदी, बोथ हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत।
वेल आप लोगों ने आंसर आया होगा ऑप्शन सी, लेकिन ये गलत है, पता है आपको जी, ये गलत है। क्यों, बताते हैं। सवाल था, अगर सवालों का भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताओ, तो आपका उत्तर अगर हिंदी और इंग्लिश है ना तो एकदम सही है। लेकिन यहां सवाल कह रहा है कि बताइए भारतीय संविधान के हिसाब से बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा था ना आगे चलोगे तो एक सवाल में सब लोग गलत करोगे, तब बताऊंगा। सुनो, तो कहानी ये होती है भाई कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो आर्टिकल 343 लाया गया हमारे भारत में। एक आर्टिकल आया जिसका नाम था आर्टिकल अनुच्छेद क्या 343 ठीक है, 343 आर्टिकल आया। इसमें था कि हिंदी जो होगी ये आपकी हिंदी वो भी देवनागरी लिपि में, वो हमारे देश की ऑफिशियल भाषा बनेगी। ये बात एकदम क्लियर कट बोल दी गई। और फिर बोला गया कि जो अंग्रेजी जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको 15 सालों में धीमे धीमे करके आपको 1962 तक की आपको पूरी तरीके से हटा देना है। उसमें 15 साल बोला गया था, तो 1947 से 15 साल 1962 हुआ। तो लेकिन अब क्या हुआ, जब हटने की बात आई तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत है, भाई हम हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारे ऊपर तो हिंदी थोपी जा रही है एक प्रकार से। तो लोगों ने बोला कि नहीं साहब, ये तो 15 साल पहले संविधान में लिखा हुआ था। बोले नहीं भाई ये गलत है। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है उनका कहना था नहीं भाई इंग्लिश तो होनी चाहिए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होना जरूरी है इसका। तो वो माने नहीं और काफी ज्यादा फिर गहमा गहमी शुरू हो गई। तो फिर 1963 में एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट लाया गया, बोले हिंदी भारत की ऑफिशियल भाषा रहेगी, लेकिन इंग्लिश को भी हम वो दर्जा देते रहेंगे, इंग्लिश को भी हम आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंग्लिश ऑफिशियल भाषा होगी। बात समझे आप? तो कहानी ये आ जाती है, यहां सवाल क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताओ ऑफिशियल भाषा कौन सी होगी। बोला था ना मजा आ जाएगी क्वेश्चन देख करके। तो हिंदी, और अगर बोलेगा भारत की ऑफिशियल भाषा बताओ, तो हम बोलेंगे इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आओ आगे। फिर देखिए कौन सी नवरत्न कंपनीज है, दो नवरत्न कंपनीज है भाई साहब, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। फिर मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च किया था, 15 अगस्त 2020 में। फिर गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ये किस कैटेगरी में हम प्लेस कर रहे हैं इसको, हम एंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं। फिर बात करेंगे रिसेंटली नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट रिलीज करी थी, अभी इसमें रिलीज करी है बोरोवर्स से ले क्रिएटर्स तक की, ये उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक की। रिसेंटली स्टेट ने डिजिटल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत लेवल पे कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है, तो ये आ रहा है उत्तम प्रदेश, बोले तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर जन औषधि वीक कहाँ कब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये कर रहा है, ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये मिनिस्ट्री है जो ये इसको सेलिब्रेट करता है 1 से 7 मार्च 2025। दैट्स इट गाइस, ये थी आज की पूरी पूरी कहानियां। ठीक है, अब हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, मस्त हंसते खेलते रहिए, और फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे आज ही सुबह सुबह 9 बजे लाइव सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे। 9 AM पर लाइव क्लास होगी। कल हम लोगों ने बहुत प्यारी चीज करी थी, फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, मजा आ गया था अगली क्लास करके, लिटरली मजा आ गया था। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो सब लोग आइएगा, मिलते हैं उसी समय। और रफ्तार वाले बच्चों, आज आप लोगों का ये रफ्तार बैच शुरू होने जा रहा है 5 तारीख से। ठीक है, और इसमें कोड क्या है, LAB लैब। आप में से जितने भी बच्चों का ना टेस्ट सीरीज, इसमें टेस्ट सीरीज एक ई बुक है, 5000 क्वेश्चंस की ई बुक है, और टेस्ट सीरीज ई बुक और वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर। जिन बच्चों को भी वो भी चीज उसमें चाहिए हो तो आप ये कोड यूज कर देंगे लैब, तो वो चीजें आपकी अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, आइए, चलो, सो बाय 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 बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग 9 बजे, ये GS के टेबल लोग जी, थैंक यू, बाय बाय।